तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है। आज हम लोग एमएलटी का लास्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये आप देख सकते हैं कि 24 मार्च को क्विज 2 हुआ था। अब यहाँ पे मैं दो चीज बताना चाहता हूँ। पहला, एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और तब जाके करने जा रहे हैं। दूसरा, इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। पहले मैं थ्योरी जो होता है वो वाला बताऊंगा, यानी मेनली जिसमें थ्योरी के बेसिस पे आप एमसीक्यू करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, और दूसरा होगा कैलकुलेटिव पार्ट। एंड थर्ड थिंग, ये प्योरली मैं अपने एजुकेशनल पर्पज से बनाया हूं, बट अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में आ गए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 190 से 191। तो चलिए पहले तो हम लोगों को उसका क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो यहाँ बोलता है, कंसीडर अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विद ट्रेनिंग डेटा सेट ऑफ 80 पॉइंट्स evenly distributed between the two classes, 40 points in each class. You decide to train a KNN algorithm with k is equal to 3. Each point is considered its own neighbor during classification. ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बाइनरी है। बाइनरी का मतलब लेवल या तो 0 होगा, 1 होगा, या फिर अगर दूसरे टर्म में बोलेगा तो 1 -1 होगा। ठीक है, जिसमें -1 का वैल्यू 0। ओके, इसके बाद आपका ट्रेनिंग डेटा सेट में टोटल 80 पॉइंट्स यानी n इज इक्वल टू 80। ठीक है, और हर एक क्लास में आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि C0 यानी क्लास 0 में 40 पॉइंट्स और C1 में 40 पॉइंट्स आ रहा है। ओके, यू डिसाइड टू ट्रेन अ KNN एल्गोरिथम विद k इज इक्वल टू 3। तो आप KNN इस पे फिट करने का कोशिश कीजिए फॉर k इज इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो नेबर में होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, जिसका जितना भी मैक्सिमम आएगा। यानी कि अगर आपका दो क्लासेस 0 है और एक क्लास 1 है तो मैक्सिमम वाला हम लोग जनरली लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसके अलावा और भी चीजें हैं, लाइक यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि अभी आप समझ चुके हैं कि क्या है, और दूसरा, ईच पॉइंट इज कंसिडर्ड इट्स ओन नेबर ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफाई करते वक्त हर एक पॉइंट, जैसे कि अगर मेरा पॉइंट सपोज है 220, तो इसका मतलब ये अपने आप का नेबर है और इसका क्लास क्या है, इसका क्लास है आपका 0 और ये डेटा पॉइंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये अपने आप का ही नेबर है, मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है आगे के क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो आई होप इसको अगर आप समझ गए तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what is the minimum number of misclassification that can occur in training dataset using KNN algorithm। अब सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि मिसक्लासिफिकेशन आपका तभी हो सकता है जब आपका क्लास जो है, दो डेटा पॉइंट जो है वो क्लास 0 का हो और एक डेटा पॉइंट क्लास 1 का। तो इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास दो पॉइंट है 2031। अभी अगर आप देखिएगा तो ये टाई है, राइट। तो अब अगर मैं फिर से एक डेटा पॉइंट लेता हूं 203141, तो आप देख सकते हैं टाई ब्रेक हो गया है, मैक्सिमम डेटा पॉइंट 1 आ रहा है, राइट। तो मिस क्लासिफिकेशन तब होगा जब आपका एक्चुअल डेटा पॉइंट तो 0 होगा, लेकिन आपका प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट जो आ रहा है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझना है वो ये कि यहाँ पे दो पॉइंट जो आपको ऊपर में दिया था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर एक क्लास अपना कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मतलब है कि अगर आपका कोई दो डेटा पॉइंट 20 है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से जो उसके आसपास के सैंपल्स होंगे वो भी 0 डेटा पॉइंट्स वाले सैंपल्स ही होंगे। डेटा पॉइंट से मेरा मतलब क्लासेस है। ओके, और ये 20 अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी एटलीस्ट 1 तो हम लोगों को मिल ही गया। अब हम लोग को बाकी जो 2 हैं वो मिसक्लासिफाई करने चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये, लेकिन इवन है ना आपका डेटा पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आसपास का जो डेटा पॉइंट्स का क्लासेस होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये चांसेस ना के बराबर होगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप बस एक बार इसको ड्रॉ कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हो क्या रहा है। और अगर आप देखिएगा तो आंसर भी आपका 0 ही आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, assuming there are outliers, the decision boundary becomes smoother with increasing value of k in KNN algorithm. Fill 1 for yes and 0 for no। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपका k3 है और k10 है तो k3 जो है वो स्मूथ नहीं होगा और k10 स्मूथ होगा। अब स्मूथ का मतलब होता है लेस
कॉम्प्लेक्स, ओके। और नॉन स्मूथ का मतलब तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एज्यूमिंग देयर आर आउटलायर्स, तो ट्रू ये चीज का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बस कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। मेन फोकस ये कीजिए, डिसीजन बाउंड्री बिकम्स स्मूदर विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ k इक्वल टू kn। तो ये एक फैक्ट है जो सर ने भी बताया था, और ऐसे भी आप जान लीजिए कि kn में जितना ज्यादा आप k को लेके जाइएगा, बड़ा कीजिएगा, उतना ज्यादा स्मूथ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका बेस्ट केस रिप्रेजेंट करेगा, नहीं। के ऑप्टिमल तब होता है जब वो ना ज्यादा लार्ज हो ना ज्यादा स्मॉल हो, ओके। मतलब वो मिडिल में होना चाहिए। सो दैट्स द फैक्ट। और यहाँ पे 191 इसी के साथ क्वेश्चन हो गया खत्म, और इसका आंसर आपका 1 आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 192 से 193, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कंसिडर अ रिग्रेशन प्रॉब्लम वेयर यू आर टास्क्ड टू प्रेडिक्ट द सेल्स price of house based on their square footage. You decide to experiment with two different models, model P and model Q. Training data set consists of 200 houses and you use model to make prediction on test data set of 50 houses. Mean squared error is chosen as evaluation matrix based on the above data. Answer the given questions. तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि आपके पास एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है जिसमें आपको हाउस प्राइस का सेल्स प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दिस स्क्वायर फुटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये स्क्वायर टर्म होगा ऑब्वियसली। यू डिसाइड टू एक्सपेरिमेंट, आपके पास दो मॉडल दिया हुआ है जो कि आपको मेनली चाहिए ऑब्वियसली, और आपका जो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, जिसको मैं आंसर डिनोट कर रहा हूँ, वो 200 है, और टेस्ट डेटा सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 50 है। आपका मीन स्क्वायर्ड एरर चूज एन इवैल्यूएशन मेट्रिक है। मीन स्क्वायर्ड एरर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इवेल्युएट करने के लिए, और बेसिकली ये एसएससी का ही मीन के साथ लेने का तरीका होता है, ठीक है। तो खैर हम लोग उससे मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब मेन इससे है। सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बजाय अगर मैं आऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करूंगा, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो अब आपको क्वेश्चन बोलता है कंसिडर in the specific context of predicting house price based on square footage, which model is more likely to provide accurate prediction on training data set। ध्यान रखिएगा यहाँ टेस्टिंग के साथ वो खेल सकते हैं कि ये टेस्टिंग डेटा सेट हो जाए, लेकिन ये ट्रेनिंग डेटा सेट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो मॉडल्स थे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो मॉडल्स थे, एक था yi इज इक्वल टू w hat प्लस w1 x1, और दूसरा हमारे पास था y hat प्रिडिक्शन इज इक्वल टू w hat प्लस w1 x1 प्लस w2 x स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्क्वायर टर्म है जो कि नॉन लिनियरिटी को कैप्चर करेगा, और हमारे क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को जो भी काम करना था वो स्क्वायर फुटेज के ऊपर करना था, राइट। तो इसलिए हम लोग स्क्वायर मॉडल को अगर फाइंड कर पाते हैं, या कोई चीज जो हम लोगों का स्क्वायर को कैप्चर कर सकता है, तो वो ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन आउटपुट करेगा। बट ध्यान रखिएगा दिस इज ओनली फॉर ट्रेनिंग डेटा सेट, इट इज नॉट श्योर कि ये आपका टेस्ट डेटा के ऊपर भी अच्छा काम करेगा, तो मेक दैट श्योर। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आंसर भी आपका मॉडल क्यू ही है, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल फैक्टर कि ये नॉन-लिनियरिटी को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 193 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट कुड इन्फ्लुएंस द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट इन दिस हाउसिंग प्रेडिक्शन सिनेरियो। करेक्ट, ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगेन इसमें ऑप्शन के साथ जाना है। यहाँ पे दुर्भाग्य बस सारा का सारा ऑप्शन मार्क्ड है कि सही क्या है गलत क्या है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से, बट मैं यहाँ पे कम से कम एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरीके से क्या ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला, मॉडल पी में स्ट्रगल टू कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट इन द हाउस। जैसा कि अभी हमने देखा कि W0 प्लस W1 x1 में कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये नॉन लीनियरिटी को कैप्चर नहीं भी कर सकता है। ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल हम बनाने का कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मॉडल क्यू माइट बी सेंसिटिव टू आउटलायर्स एंड स्क्वायर फुटेज वेरिएबल। ये देखने में तो गलत ऑप्शन लगता है, लेकिन ये सही है, बिकॉज फॉर एनी रिग्रेशन मॉडल वो आउटलायर से सेंसिटिव होता ही है, और इसको टैकल करने के लिए हम लोग रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो आप आगे के क्वेश्चंस में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चॉइस ऑफ मॉडल पी एंड मॉडल क्यू डिपेंड ऑन द बजट कंस्ट्रेंट ऑफ पोजीशन होगा। ये तब सही होता जब मेरे पास जो क्यू मॉडल है वो W1 W2 x स्क्वायर नहीं होता, वो x मतलब वो x ही रहता, तब हम लोगों का ये
कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना ये कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा ऑप्टिमल मॉडल है जो नॉन लिनियरिटी को कैप्चर कर सकता है, तो कॉस्ट का फैक्टर आता नहीं, इसलिए खत्म। मॉडल क्यू विल ऑलवेज परफॉर्म वेल ऑन टेस्ट डेटा सेट। मैंने जैसा आपको बताया, जरूरी नहीं है ये हमेशा ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर काम कर सकता है, बट रेगुलेशन नहीं है तो ये सेंसिटिव टू आउटलायर्स है, इसकी वजह से ये टेस्ट डेटा के ऊपर काम नहीं करेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेगुलराइजेशन क्या है, आउटलायर्स क्या है, रिग्रेशन क्या है, तो प्लीज मैं हाईली सजेस्ट करूंगा एक बार वीडियो जरूर देखिए। ये सब क्वेश्चंस में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेटिव बेस्ड, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो कैलकुलेटिव बेस्ड, तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूंगा। एंड सैडली दिस क्वेश्चन इज आल्सो कैलकुलेटिव बेस्ड, तो इसको भी मैं नेक्स्ट इसमें ही कैलकुलेट करूंगा। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 199 पर। ये क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इसमें बोलता है सपोज यू हैव 5 class classification problem where class level are y belonging to 0, 1, 2, 3, 4. Any training example xi has binary feature f1, f2, f3, 0 and 1. How many parameters do we need to classify an example using naive Bayes classifier? तो अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये मेरा अपना अप्रोच है, मैं नहीं जानता ये सही अप्रोच है या नहीं है, बट आप इसको सर से वेरीफाई भी करवा सकते हैं, नहीं तो रिसोर्सेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो नई बीज ये होता है कि पोस्टीरियर इज इक्वल टू प्रायर टाइम्स लाइकलीहुड, ठीक है, और लाइकलीहुड में नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आता है। ओके, तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्रायर के जो पैरामीटर्स हैं टाइम्स लाइकलीहुड के जो पैरामीटर्स आपके आएंगे या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो पैरामीटर्स आएंगे वो होंगे। ओके, तो दिस इज द वेरी सिंपल सा फैक्ट। अब पोस्टीरियर को छोड़ दीजिए, प्रायर के कितने होंगे, तो प्रायर का अगर आपको याद हो तो P of y इज इक्वल टू C होता है, तो C के कितने वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हो गए। नाउ पैरामीटर्स के कितने, ये पैरामीटर्स जो आपके कंडीशनल के हैं वो कितने हैं, तो अगर आप देखिएगा तो इसका बहुत सिंपल सा ये है कि यहाँ पे आपका फीचर्स कितना, 3 फीचर है, राइट, और सबके लिए आपके क्लास लेवल्स कितने, 0, 1, 2, 3, 4, राइट, तो यहाँ पे 5, तो ये आपका हो गया 15। अब अगर आप नहीं समझ रहे तो ये बेसिकली ये होता है आपका y इक्वल टू C और fi इज इक्वल टू i, ठीक है, और ये i का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, और ये बेसिकली एक फीचर है आपके डेटा सेट। तो इसके 3 और इसके 5, तो यहाँ पे आपका आ गया 5 into 3 15, तो टोटल कितने हुए 15 + 5 इज इक्वल टू 20। ऑब्वियसली ये मेरा तरीका है, बट मैं नहीं जानता कि ये सही तरीका है या नहीं है, तो एक बार आप इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको सही तरीका मालूम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। अगर आप देखिएगा तो ये एक टाइम में बहुत हार्ड प्रॉब्लम लग सकता है, बहुत लोग इसको बहुत सही तरीके से करते हैं। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ जो कि एक्चुअली एक थ्योरी से रिलेटेड है, जो कि लेक्चर में बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है लेट x बी द डेटा मैट्रिक्स ऑफ सेफ dn एंड y बी द करस्पॉन्डिंग लेवल वेक्टर। ओके, ठीक है, हमारे पास जो भी है वो x y का पेयर है यहाँ पे बेसिकली, और x जो है वो d क्रॉस n मैट्रिक्स है, यानी d नंबर ऑफ फीचर्स है और n नंबर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स है, दैट्स ऑल, ठीक है। A linear regression of form model W transpose xi is fit using the squared error on the same data set, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग linear regression model बनाए W transpose x, ओके, और ध्यान रखिएगा ये कुछ नहीं है, प्रेडिक्शन डेटा पॉइंट के लिए जो लाइन आता है वो है, ओके। If the solution of W star to be optimal problem in orthogonal to the subspace spanned by the data points, what will be the squared error? और यहीं पे आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास कोई डेटा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सपोज, और यहाँ पे डेटा पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे डेटा पॉइंट दिया, यहाँ पे डेटा, तो इसका जो सारे के सारे पैरामीट्रिक वैल्यू है, यानी W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, ये बेसिकली क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट। और लीनियर कॉम्बिनेशन होने की वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये स्पैन है। तो बेसिकली यही बोल रहा है कि आपका जो डेटा पॉइंट है, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये सब किसी ना किसी तरीके का कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप 3 डायमेंशन में देखिएगा तो ये आपको एक प्लेन देगा, ओके। अब इस प्लेन पे क्या बोल रहा है ये कि आपका ये जो डेटा पॉइंट है ना यहाँ पे W स्टार, ये W स्टार यहाँ कहीं बाहर लाई कर रहा है, जरूरी नहीं है कि ये डेटा पॉइंट पे लाई करे, राइट। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि इस प्लेन पे वो लाई करना चाहिए, एंड दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी दैट वी आर टॉकिंग। तो लेट्स से कि ये हमारा पॉइंट है जहां हम लोग W स्टार को बोल रहे हैं, ये y W हेड प्रेडिक्शन है, और ये हमारा आपका एक्चुअल W स्टार है जो कि ऑप्टिमल वैल्यू है। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक वेक्टर बन रहा है, राइट, और ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है। तो आप देख सकते हैं ऑर्थोगोनल टू द सब स्पेस स्पैन्ड बाय द डेटा पॉइंट। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, ये आपका स्पैन है डेटा पॉइंट का, ओके।
तो अब बोलता है व्हाट विल द स्क्वायर्ड एरर। अब स्क्वायर्ड एरर क्या होगा? अगर आप इसको देखिएगा तो ऑर्थोगोनल है, राइट। सारा डेटा पॉइंट जो है वो इसी पर्टिकुलर इस पे लाई कर रहा है और ये वाला आपका वो W स्टार वेक्टर है। तो ऑब्वियसली अगर ये ऑप्टिमल है तो मेरा SSE वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि ये वाला मिनिमम होगा। और अगर आप इसको देखिएगा तो ये ऑर्थोगोनल बोल रहा है, यानी कि सारे के सारे डेटा पॉइंट इसी पे लाई करेंगे एज पर द लीनियर रिग्रेशन रूल। तो आपका जो एक्चुअल SSE वैल्यू आएगा यहाँ पे वो बेसिकली होगा WI यानी एक्चुअल माइनस WI प्रिडिक्शन, जिसको अगर आप दूसरे भाषा में बोलिए तो W ट्रांसपोज X है, जो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो यू विल फाइंड कि दिस W हैट गोज टू 0। ओके, अब W हैट तो आप Y हैट तो आपका 0 चला गया, तो आपके पास बचा क्या YI स्क्वायर, राइट। YI स्क्वायर मतलब YI इंटू YI, राइट। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ Y स्क्वायर, या दूसरी भाषा में L2 नॉर्म ऑफ Y। तो वही चीज इसका बता रहा है, दैट्स ऑल। तो स्क्वायर एरर हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रॉपर्टी है जो कि काफी इजीली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर ये वाला लाइन स्पेशली लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दिया है तो यू जस्ट हैव टू टेक द एक्चुअल y एंड टेक द स्क्वायर रूट लेंथ ऑफ दैट। ओके, नाउ ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिज रिग्रेशन से रिलेटेड है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चन 202, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, इंपॉर्टेंट भी लगा, कई बार देखा हूं इसको रिपीट होते हुए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेनिंग डेटा सेट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन फॉलोज U1 minus 2U2 3U1 3U1 and 4,0 where U is in RD means D-dimensional vector है, is a constant। अच्छा, ये एक constant वैल्यू, ओके, ये U एंड लेबल्स बिलोंग टू 0 1। तो आपका y जो है वो 0 और 1 से बिलोंग कर रहा है, यानी कि मैं समझाता हूँ आगे। लीनियर let W be the weight vector of linear class. What condition should weight vector satisfy for 0 1 loss to be 0 1 distributed? तो 0 1 loss बेसिकली एक तरीके का लॉस मेट्रिक है जो बस ये बताता है कि 0 से 1 के बीच क्या लॉस आपका आ रहा है, यानी कि अगर आपका डेटा पॉइंट 0 था एक्चुअली और प्रिडिक्ट 1 हुआ तो वो एक लॉस है, राइट। उसके बाद अगर आपका डेटा पॉइंट 1 है और फिर 0 प्रिडिक्ट हुआ तो वो भी एक लॉस है। सो दैट टाइप ऑफ लॉसेस वी ट्राई टू फाइंड ऑन दिस थिंग। 0 1 लॉस को एक दूसरा नाम से भी बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मेनली एक KNN से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको बोल रहा है कि 0 होना चाहिए आपका डेटा सेट। अब आप एक चीज गौर कीजिए कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि लेवल 0 1 है और आपका U कांस्टेंट है, राइट। तो कैन वी थिंक ऑफ ऑल दीज एज डेटा पॉइंट्स, दिस एंटायर थिंग, दिस एंटायर थिंग, दिस एंटायर थिंग, दिस एंटायर थिंग, क्या हम लोग इसको डेटा पॉइंट नहीं मान सकते? अब अगर हम लोग इसको डेटा पॉइंट मान सकते हैं तो ये मेरा x है, ये मेरा y है, यानी कि ये मेरा लेबल है, राइट, और ये मेरा इनपुट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है आपका कि व्हाट यू डू इज यू जस्ट ट्राई टू प्लॉट इट। ओके, अगेन यहाँ माइनस भी है तो हम लोग उस हिसाब से जाएंगे। तो अगर आप देखिएगा तो 3U ऑब्वियसली यहाँ कहीं आएगा, राइट, कूल। और यहाँ पे आपका क्या है 1U, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कहीं आएगा, ओके। उसके बाद -2U, लेट्स से यहाँ कहीं आया, -4U यहाँ कहीं आया, ओके। और आपको बोल रहा है कि आपको इसको सेपरेट करना है, ओके। तो ऑब्वियसली इसका कोई एक लाइन होगा जो कि सेपरेशन लाइन होगा, जिसको हम लोग W ट्रांसपोज X बोलेंगे। तो लेट्स से दिस इज द लाइन। मैं एकदम एक्यूरेट ग्राफ के हिसाब से नहीं बना रहा, बट मैं ऐसा करना चाह रहा हूं कि अगर मेरा ये लाइन जो है वो नेगेटिव जा रहा है, यानी कि W ट्रांसपोज U लेस देन 0, और U इसलिए क्योंकि ये U डेटा पॉइंट, आप इसको X भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मेरा प्रेडिक्शन लेवल हो ये वाला पार्ट, ये आपका नेगेटिव वैल्यू पुट करे, ओके। और अगर ये मेरा ग्रेटर जा रहा है तो ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू पुट करे, ठीक है। तो बस यही आपको करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं W ट्रांसपोज U ग्रेटर देन 0, तभी तो आपका जो डेटा पॉइंट का पॉइंट आएगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा। और इसका दूसरा तरीका करने का बहुत सिंपल सा है, इसके लिए बस थोड़ा सा इंट्यूशन लगाना होगा, ज्यादा कुछ नहीं। मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। जस्ट रिमूव ऑल दीज थिंग्स, डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज, एंड ये देखिए आपका 1 1 कब हो रहा है और 0 0 कब हो रहा है। तो अगर आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका आउटपुट 1 आ रहा है, राइट।
अगर x लेस देन 0 है तो आपका आउटपुट 0 आ रहा है। तो सेम चीज आपका W ट्रांसपोज x या U पे भी होना चाहिए। So that means W transpose x greater than 0 will always give you this value because W transpose x जो भी आएगा वो कोई predicted data point होगा। Okay, so that is the thing for this। Again ये मेरा अपना अप्रोच है, नॉट 100% श्योर कि ये काम करता ही है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 203 में, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बोलता है कंसिडर द डेटा पॉइंट्स इन अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम W. W is the weight vector corresponding to linear classification. Labels are +1 and -1. Okay? Now ये आपका ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम लोग ये दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाई नॉट, लेट्स सी दोस टू। तो अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको बोलता है 0 लेस देन W ट्रांसपोज x1, W ट्रांसपोज x2, x3। अगर ये देखिएगा तो ये नथिंग या y प्रेडिक्टेड वैल्यू है या फिर आपका जो लेंथ है, डिस्टेंस है, राइट। तो अगर x1 को देखें तो x1 का डिस्टेंस कितना है, इतना है, राइट। x2 का डिस्टेंस कितना है, x2 का डिस्टेंस इतना है, x3 का डिस्टेंस कितना है, इतना है। तो आप ग्राफ देख के ही समझ सकते हैं कि x1 का जो ये वाला लेंथ आएगा, ये वाला, ये इससे छोटा होगा और ये इससे छोटा होगा। सो दैट इज द थिंग फॉर द फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे देखिए ये डेटा पॉइंट x4 सीधे लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो इसका जो प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट होगा यानी कि W ट्रांसपोज x4 और जो एक्चुअल डेटा पॉइंट होगा दोनों सेम होगा, बिकॉज अगर ये x है तो ये आपका y वैल्यू आएगा, तो सेम पॉइंट पे ही लाई कर रहा है, तो आपका कोई भी चीज नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग। तो ये वाला भी सही हो गया। इसके अलावा अगर आप ये देखिएगा तो ये जो आपका पॉइंट है ये नेगेटिव में लाई कर रहा है, तो W ट्रांसपोज x5 will be less than 0। ये आपका हो गया पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये जैसे मैंने बोला था वही चीज है यहाँ पे। ओके, अब इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है। अगेन सैडली यहाँ पे सारे आंसर्स मार्क्ड हैं, बट हाँ इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, डिसीजन ट्री होता है, उसमें अगर क्वेश्चन 1 बेटर है क्वेश्चन 2 से तो इन्फॉर्मेशन गेन Q1 का ग्रेटर होगा Q10 से। अब अगर आप नहीं समझते तो डिसीजन ट्री सिंपल, आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है उसका यस नो आंसर होगा, उसके बेसिस पे ये स्प्लिट होगा डेटा इधर और इधर। तो ये बस ये पूछ रहा है कि अगर ये आपका एक डिसीजन ट्री है और ये आपका दूसरा डिसीजन ट्री है जिसमें स्प्लिट हो रहा है, तो आपका इंफॉर्मेशन गेन क्या होगा। इंफॉर्मेशन गेन के लिए आपको एंट्रोपी निकालना पड़ता है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला और ये सब मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। बस आप खुद एक चीज सोचिए, अगर आपका क्वेश्चन 1 बेटर है क्वेश्चन 2 से, तो आप इंफॉर्मेशन किससे ज्यादा गेन कीजिएगा, आप गेन कीजिएगा Q1। इससे मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि द मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन टू आस्क इज द राइट क्वेश्चन। इसको छोटे से कंपैरिजन के साथ मैं करूं, ऑब्वियसली ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी अगर मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपको लगता है कि हार्ड है, राइट, और आप उसको करते हो, तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलता है या कम नॉलेज मिलता है? ज्यादा नॉलेज मिलता है। सो सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, द ट्रेनिंग डेटा सेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द लेवल ऑफ टेस्ट पॉइंट इन द KNN। बिल्कुल, क्योंकि KNN का सिंपल सा फंडा है, वो डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे सेपरेट कर देता है और वो एक्चुअली कोई मॉडल लर्न नहीं करता। तो इसलिए हम लोग डिसीजन ट्रीज पे मूव ऑन किए थे सुपरवाइज लर्निंग में, बिकॉज मॉडल वो लर्न कर ही नहीं रहा है, वो पैटर्न नहीं निकाल सकता जिससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, राइट। तो दैट्स द थिंग। इसलिए आपको ट्रेनिंग डेटा सेट हमेशा जरूरत पड़ेगा KNN में। ये एक ट्रू फैक्ट भी है, इंटरव्यू में भी कई बार पूछते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा इसको भी। अब मैंने यहाँ आपको डेप्थ बताया, राइट। अब हो सकता है कि यहाँ पे ये गलत हो, तो फिर स्प्लिट हो सकता है। अब ये डेप्थ कितना जाएगा, क्या बहुत ज्यादा डेप्थ ले जा सकते हैं या ज्यादा डेप्थ नहीं लेके जाना है, ऑप्टिमल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना डेप्थ तक लेके जाना चाहते हैं। और इसको अगेन एक हाइपर पैरामीटर बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्रॉस वैलिडेशन से पॉइंट आउट करते हैं। तो क्रॉस वैलिडेशन से कैसे पॉइंट आउट करते हैं उतना ज्यादा तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग एक सेट बनाए। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे से F1, F2 एंड F3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पे हम लोग डिसीजन ट्री रन करेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो मॉडल मेरा बना, इससे ये वाला और ये वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली हम लोग ये दोनों के साथ करेंगे, फिर सिमिलरली हम लोग ये दोनों के साथ करेंगे। जिसका बेस्ट आएगा आउटपुट वो हम लोग कंसिडर करेंगे और वो हम लोगों का डेप्थ होगा, जितना डेप्थ हम लोगों को लेके जाना है। तो दैट्स ऑल डन बाय मॉडल, तो उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट दैट्स द थ्योरी बिहाइंड इट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर का थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो इस क्वेश्चन में टोटल 19 क्वेश्चंस, ओके, और उसमें से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो
सिर्फ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। थ्योरी अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं आपके 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस, वो कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको थ्योरी मार्क्स अच्छा दे सकता है अगर आप इस पे टाइम को कंसिडर कीजिएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट डू द थ्योरी क्वेश्चन, देन कम टू द कैलकुलेशन पार्ट, सो इट विल बी इजी टू कैलकुलेट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड शेयर इट विद अदर्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे अगली बार, जहां बात करेंगे इसके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर।